आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे भारतीय इतिहास के एक बेहद रोमांचक और गौरवशाली अध्याय में चलते हैं। राजपूत विरासत। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर और मध्य भारत पर राज करने वाले इन शक्तिशाली योद्धा कुलों की कहानी शौर्य, संस्कृति और संप्रभुता से भरी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी चर्चा की नींव दरअसल राजपूत शब्द पर ही टिकी है। संस्कृत के राजपुत्र यानी राजा के पुत्र से आया ये शब्द सिर्फ एक उपाधि या पदवी नहीं था, बल्कि ये सम्मान, अदम्य साहस और सख्त कबीलाई वफादारी की एक पूरी जीवन शैली का प्रतीक था। एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। इस पूरे इतिहास को हम 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, राजपूतों की उत्पत्ति। दूसरा, उनके प्रमुख राजवंश और प्रशासन। तीसरा, उनकी वास्तुकला और समाज। और अंत में चौथा, उनका युद्ध कौशल और ऐतिहासिक विरासत। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द फाउंडेशन, राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की शुरुआत आखिर हुई कैसे? ये सवाल इतिहासकारों के बीच हमेशा से बहस का विषय रहा है। इसमें मुख्य रूप से 3 थ्योरीज सामने आती हैं। सबसे पहली है अग्निकुल थ्योरी, जो एक मशहूर पौराणिक कथा है कि राजपूत माउंट आबू के एक अग्निकुंड से प्रकट हुए। दूसरी है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जो मानता है कि हूण जैसे बाहरी कबीले समय के साथ हिंदू समाज में घुल मिल गए। लेकिन जो थ्योरी आज सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है स्वदेशी सिद्धांत। इसके अनुसार राजपूत रातों रात नहीं आए, बल्कि वे स्थानीय क्षत्रिय समूहों से ही धीरे धीरे विकसित होकर एक नई पहचान के रूप में उभरे। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द वॉल्स, प्रमुख राजवंश और उनका प्रशासन। शुरुआती मध्यकालीन भारत के नक्शे को देखें तो हर क्षेत्र पर एक अलग और बेहद शक्तिशाली राजवंश का शासन था। इसे ऐसे समझें, अजमेर और दिल्ली पर चौहानों का राज था, जहां पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य का जबरदस्त विस्तार किया। वहीं धार में परमार वंश था, जिसमें राजा भोज जैसे महान और विद्वान शासक हुए। और अहिलवाड़ा के सोलंकियों को तो उनके शानदार सूर्य मंदिर और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जाना ही जाता है। हर एक राजवंश की अपनी एक अलग पहचान और उपलब्धि थी। और जब बाहरी ताकतों से संघर्ष का समय आया तो चित्तौड़ और उदयपुर के सिसोदिया राजवंश ने प्रतिरोध की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में अमर हो गई। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ राणा सांगा का सीधा आमना सामना, और फिर 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना के खिलाफ महाराणा प्रताप का वो अदम्य साहस। ये सिर्फ युद्ध नहीं थे, बल्कि अपनी मिट्टी के लिए डटे रहने के सबसे बड़े ऐतिहासिक प्रमाण थे। शासन चलाने का इनका तरीका भी काफी दिलचस्प था। इनकी प्रणाली पूरी तरह से सामंती यानी एक फ्यूडल सिस्टम पर आधारित थी। इसका मतलब है कि सत्ता किसी एक केंद्र में नहीं सिमटी थी, बल्कि विकेंद्रीकृत थी। राजा मुख्य रूप से अपने क्षेत्रीय सरदारों या कहें सामंतों की वफादारी पर निर्भर होता था। कबीले के प्रति यह वफादारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह कृषि, भूमि राजस्व और गुजरात के बंदरगाहों को उत्तर भारत से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों के भरोसे चलती थी। अब आते हैं हमारी चर्चा के तीसरे हिस्से पर, द हॉल्स, वास्तुकला और समाज। राजपूत शासकों ने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि वास्तुकला के ऐसे बेजोड़ नमूने भी छोड़े जो आज भी हैरान कर देते हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि उनके प्रतिरोध और आस्था के जीते जागते प्रतीक हैं। चित्तौड़गढ़ का किला उनके कड़े प्रतिरोध की गवाही देता है, तो कुंभलगढ़ का किला अपनी विशाल और अभेद्य दीवारों के लिए मशहूर है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर में संगमरमर पर की गई नागर शैली की बारीक नक्काशी देखने लायक है। और चंदेलों द्वारा बनाए ले खजुराहों के स्मारक अपनी बलुआ पत्थर की कलाकृतियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वास्तुकला के बाद अगर उस दौर के समाज पर नजर डालें तो ये पूरी तरह से एक सख्त पदानुक्रम और कबीलाई वंशावली के इर्द गिर्द बुना हुआ था। शाही परिवारों में महिलाओं का बहुत सम्मान था, जिसका एक बड़ा उदाहरण स्वयंवर जैसी प्रथाएं थीं। लेकिन सम्मान और बलिदान को लेकर उनके नियम इतने कड़े थे कि इसी समाज में जौहर और सती जैसी बेहद गंभीर प्रथाओं ने भी जन्म लिया। जौहर, जहां बाहरी आक्रमण के समय अपना सम्मान बचाने के लिए महिलाएं सामूहिक आत्मदाह कर लेती थीं, ये उस समाज के लिए अपने सम्मान की रक्षा की चरम कीमत थी। अब इन सब बातों के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या ये विशाल सांस्कृतिक उपलब्धियों और किलों की ये अभेद दीवारें आने वाले सैन्य तूफानों का सामना कर सकती थीं, खासकर तब जब महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के तुर्की आक्रमणों का खतरा बिल्कुल सर पर आ खड़ा हुआ था? और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, द सीज, युद्ध, आक्रमण और विरासत। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है।
क्या होता है जब बेजोड़ व्यक्तिगत बहादुरी का सामना एक खंडित राजनीतिक व्यवस्था से होता है? देखिए, एक तरफ राजपूतों की ताकत थी, उनका अदम्य साहस, तलवारबाजी में उनकी महारत, किलों की मजबूत रक्षा प्रणाली और बेहतरीन घुड़सवार सेना। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कुछ गंभीर कमजोरियां भी थीं, जैसे आपसी एकता की भारी कमी, कबीलों के बीच लगातार चलने वाली दुश्मनी और सैन्य रणनीति का पुराना पड़ जाना। ये साफ अंतर हमें समझाता है कि क्यों आखिर बाहरी आक्रमणकारी यहां सफल हो गए। अगर हार के मुख्य कारणों को बारीकी से समझें तो जो विकेंद्रीकृत प्रशासन और सामंती ढांचा पहले उनकी ताकत हुआ करता था, युद्ध के समय वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। राजनीतिक मतभेदों के चलते राजपूत राज्य एक साथ मिलकर लड़ने के बजाय अलग अलग लड़े, कोई एक मजबूत केंद्रीय सेना नहीं बन पाई। और युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा फर्क तब पड़ा जब तुर्कों ने बहुत तेज गति वाले घुड़सवार तीरंदाजों का इस्तेमाल किया, जो राजपूतों के पारंपरिक युद्ध कौशल पर भारी पड़ गए। इस पूरी ऐतिहासिक तस्वीर को इस टाइमलाइन के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जीत मिलती है, लेकिन ठीक एक साल बाद 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है और फिर 1576 में हल्दी घाटी का मशहूर युद्ध। ये कुछ ऐसे ऐतिहासिक मोड़ थे जिन्होंने उत्तर भारत का भविष्य तय किया और मुगल शासन के विस्तार का रास्ता तैयार किया। लेकिन इतनी सैन्य हारों के बावजूद एक बात जो सबसे खास है वो ये कि राजपूतों का प्रभाव कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने खुद को नए हालातों में ढाल लिया। दिल्ली सल्तनत के दौर में भी मेवाड़ और मारवाड़ जैसे राज्यों ने अपना वजूद बचाए रखा। मुगलों के समय सम्राट अकबर ने वैवाहिक गठजोड़ और प्रशासनिक समावेशन की रणनीति अपनाई, जिससे कई राजपूत सीधे मुगल प्रशासन का अहम हिस्सा बन गए। हालांकि मेवाड़ के महाराणा प्रताप हमेशा एक मशहूर अपवाद रहे, जिन्होंने आखिरी दम तक हार नहीं मानी और अपना कड़ा प्रतिरोध जारी रखा। तो इन सब बातों को अगर समेटा जाए तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि राजपूतों की विरासत भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और वास्तुकला में कितनी गहराई तक रची बसी है। उन्होंने न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीतिक परंपराओं को बचाए रखा, बल्कि नागर शैली के विशाल मंदिरों और किलों के निर्माण को भी बढ़ावा दिया। वे मध्यकालीन बहादुरी और शौर्य के ऐसे प्रतीक बन गए जिन्हें इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न सामने आता है। इन मध्यकालीन किलों की गूंज, उनकी क्षेत्रीय वफादारी और उन विशाल सांस्कृतिक उपलब्धियों ने आज के भारतीय उपमहाद्वीप की आधुनिक सांस्कृतिक पहचान को किस तरह से आकार दिया है। ये सोचने वाली बात है कि ये इतिहास सिर्फ बीती हुई बात नहीं है, बल्कि आज भी हमारे समाज और संस्कृति में कहीं न कहीं जिंदा है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।